गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में अपना साइक्लोट्रॉन करा दिया था, ठीक है, और जिसका उपयोग धनावेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है, ठीक है, यानी यही तो प्रयोग किया जाता है उसका। और आज का देखो जो हमारा टॉपिक होगा बायो-सेवर्ट का नियम। देखो ये इम्पोर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड क्या है, अभी अनुप्रयोग भी होंगे जिसमें बार बार ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। देखो बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, आपको बता दे कि बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, यानी कोई धारावाही चालक तार है और इस पर क्या है, इसके देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित है, ठीक है, और इस पर यदि कोई अल्पांश यानी कोई छोटा भाग लेकर इससे आर दूरी पर, ठीक है, यानी इससे कितनी दूरी पर, हम आर दूरी पर कोई बिंदु कितना ले, पी ले, ठीक है, ये हो गया हमारा पी बिंदु। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे यदि कितना कोण हो, थीटा कोण हो, तो बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि जो इस चालक तार के द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, वो क्या है, जो इसमें प्रवाहित धारा है आई उसके अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है, यानी कि जो बी है अनुक्रमानुपाती होगी आई के। एक तो ये बताया और दूसरा नियम ये बताया उसने कि जो हमारा ये अल्पांश है, ठीक है, डीएल, इस डीएल के भी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। और तीसरा नियम ये बताया कि उसने जो हमारा अल्पांश और दोनों बिंदु यानी कि बिंदु पी और तार को मिलाने वाली रेखा के जो बीच का कोण है, ठीक है, इसकी जेया के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। लेकिन जो बीच की दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमें ये नियम दिया। तो सबसे पहले देखो जो बायो-सेवर्ट था ये, ठीक है, इसने क्या कहा, तो मैं लिख देता हूँ कि किसी, यानी यहाँ पे लिख दो कि बायो-सेवर्ट के आधार पर बताया गया कि, ठीक है, क्या बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण, चालक के अल्पांश लिखो यहाँ पे, ठीक है, अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न कारकों पर, ठीक है, निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो निम्न कारक किस किस पर निर्भर करेगा, कि जो इस चालक के कारण, देखो यहाँ पे जब ये हमारा अल्पांश है तो इसके द्वारा क्या होगा, अल्पांश ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो इस अल्पांश के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कितनी होगी, वो dB, ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती होगी चालक में प्रवाहित धारा की, ठीक है, यानी उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और नंबर 2 क्या है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लेना ये लाइन समझने के लिए, कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो क्या है, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। और नंबर 3 क्या है, अल्पांश और बिंदु P को, ये लिख लेना जो लिखना चाहो, कि अल्पांश समझने के लिए है बस ये केवल, ठीक है, अल्पांश और बिंदु P, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के बीच के कोण की जेया क्या होगी हमारी, साइन थीटा के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और नंबर 4 पे क्या लिखना है, एक तो हमारा अल्पांश और अवयव को, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी है जो, ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो जब भी एक के पौन में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, और जो डायरेक्ट लिख देते हैं उसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। ये बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो समीकरण क्या हो गई हमारी, ये 4 समीकरण हो गई, तो चारों क्या कर देते हैं, अब चारों समीकरणों को संयुक्त करने पर,
या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चारों समीकरण है इन चारों समीकरणों को मिलाने पर, ठीक है। देखो जब हम इन चारों समीकरणों को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डी बी अनुक्रमानुपाती। देखो सेम चिन्ह है सब में, तो क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, क्योंकि तो डायरेक्ट क्या है, प्रोपोर्शनल है इनके। अब जो इनके व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आर स्क्वायर ही तो है। अब देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि हमने एक स्थान पर ही क्या है इनको लिख दिया। अब हमें पता है कि जब हम ये हटाते हैं तो क्या है, कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन हम इसमें कांस्टेंट क्या लगा देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी हम बताएंगे कि क्या होता है, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और आपको ये क्या है, फॉर्मूला नोट करना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम मैं लिख देता हूँ कि जहाँ क्या है कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये क्या है, हमारा एक नियतांक है, ठीक है। और जिसका मान देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, प्रयोग द्वारा 10 की पावर माइनस के साथ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सभी को यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, ठीक है। और जहाँ अब ये म्यू नॉट देखो, म्यू नॉट क्या होता है, तथा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कहलाते हैं। देखो जिस प्रकार वैद्युतशीलता थी निर्वात की वैद्युत क्षेत्र में, सेम उसी प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होती है, चुंबकशीलता होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप यहाँ से आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब इससे बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो देखो। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तुमने 10th में पढ़ा होगा, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो प्रयोग है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम में तो नहीं आते, पर ये न्यूमेरिकल में दिशा ज्ञात करने के लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसमें अदरवाइज क्या है वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो देखो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है, देखो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये है कि यदि हमारा क्या है, दाएं हाथ का नियम है, ठीक है, यानी दाएं हाथ है हमारा। देखो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये कहता है कि यदि हम, बाकी तरह से आ गई तू, देखो यदि हम क्या है, दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर इस प्रकार, ठीक है, यानी हम दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि जो पेंचकस की नोक वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब जिस दिशा में पेंचकस को घुमाते समय अंगूठा घूमता है, देखो हमने मान ले ऐसे घूमता है तो अंगूठा भी क्या है हमारा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वही क्या होती है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो हम इसमें लिखते हैं कि इस नियमानुसार यदि पेंच कसते समय, ठीक है, पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेंचकस की नोक वैद्युत धारा तथा जिस दिशा में पेंचकस को घुमाते वक्त अंगूठा घूमता है वह वैद्युत क्षेत्र की
दिशा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इसके बाद में क्या है हमारा, इसके बाद में है दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या है? दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखो हमारे दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है कि यदि हम जो दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाए कि, ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा को, ठीक है, यानी अंगूठा क्या है? धारा की दिशा को, अंगुलियां बिंदु को, ज्ञात बिंदु को, ठीक है, तब हथेली के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यदि के है बिंदु P को जो क्या है हमारी उंगलियां प्रदर्शित करे, जिस पर क्या है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो इसका हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वैसे ही बस समझाना था तो ठीक है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाए की, ठीक है, किस प्रकार फैलाए की, अंगूठा, देखो अंगूठा है ये, अंगूठा वैद्युत धारा को तथा अंगुलियां उस बिंदु की दिशा में हो जिस पर हमें वैद्युत, ये वैद्युत नहीं, यहाँ पे लिखो चुंबकीय है क्योंकि अब चुंबकीय में आ रहे हैं ना, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हथेली के लंबवत, ठीक है, क्या होगी? हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये हमारा क्या है? दाएं हाथ की हथेली का नियम है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो ये उसमें तुम्हारे 10th में भी है। तो अब जो हम टॉपिक कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होता रहता है, या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में। देखो टॉपिक है हमारा क्या? निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की जो वैद्युतशीलता वो किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट, और जो चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट। देखो इनमें जो संबंध है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, देखो संबंध दर्शाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, सिंपल है बहुत ही संबंध भी हम जानते हैं कि, ये बताओ मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये बताई थी मैंने। सभी को याद है ये तो समीकरण क्या मान ली? 1। और अभी मैंने बताई कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है? 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, अभी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, यदि मैं क्या कर दूँ, हमने क्या कर दिया कि समीकरण क्या कर दिया, समीकरण 1 को भाग दे दिया 2 से। क्या कर दिया हमने? समीकरण 1 को भाग दे दिया 2 से। ये बताओ जब समीकरण 1 को हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? समीकरण 1 तो है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन ये कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, सभी को पता है क्योंकि LHS में डिवाइड कर देते हैं और RHS वाला पार्ट RHS में। तो 9 गुना 10 की पावर 9 अपॉन में कितना आया? 10 की पावर -7। तो सभी प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से बताओ 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बराबर, अब ये बताओ 9 गुणा 10 की पावर 9 माइनस के साथ है, ऊपर जाने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा? प्लस के साथ, क्योंकि मैंने पावर से रिलेटेड आपको अच्छी तरह समझा रखा है। अब क्या है, हम डिटेल में नहीं करेंगे बातें। तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा यहाँ से? 1 में। ठीक है, तो देखो 9 गुणा 9 और 7 कितने होते हैं हमारे? 16। अब यहाँ से बताओ 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 16 को क्या लिख सकूँ? 10 की पावर 8। और इसे क्या लिख सकता हूँ? इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बताओ यहाँ से किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और यहाँ से
वो भी लिख सकते हैं हम। इनके मात्रक, इसका मात्रक कितना है, मात्रक है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और इसका मात्रक कितना है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन ख़त्म, ठीक है। अभी बताओ जो एम्पियर होता है हमारा, एम्पियर क्या होता है, सिंपल सी बात है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। एम्पियर होता है हमारा कूलम स्क्वायर, और वो क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में कितना है एम्पियर स्क्वायर। क्योंकि ये बताओ आई बराबर क्या होता है क्यू, क्यू अपॉन टी, तो एम्पियर क्या हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड, और इसका स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये बताओ जो हमारा एम्पियर था अपॉन में कितना है, ये भी लिखो कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर ख़त्म। अब मीटर स्क्वायर प्रति क्या आएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमने जो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ से बताओ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर, ठीक है। अब 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर, इधर हम ये भी तो लिख सकते हैं, बताओ सबसे पहले 3 × 10⁸ किसका मान होता है मीटर प्रति सेकंड में, ये तो होता है प्रकाश की चाल का, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर है इधर जाए क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा 1/रूट के अंदर μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये मान पता है हमें, ये पता है, समीकरण 1 को 2 से भाग देना है, और भाग देने के बाद आपको क्या करना है, जो कटता है वो काट देना है। और यहाँ पे मात्रक सेम है क्योंकि न्यूटन प्रति एम्पियर, और एम्पियर क्या होता है देखो Q/T होता है हमारा आई बराबर, ठीक है। आई का मात्रक एम्पियर, और एम्पियर किसके इक्वल होता है कूलम प्रति सेकंड के, तो हमने एम्पियर का स्क्वायर है यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, अपॉन में कूलम स्क्वायर पहले से ही था ये, ठीक है। दे रहा कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बचेगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको ही करना है अब ये आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, और आपको ये फेयर में ही करना है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो देखो जितना मैंने वर्क करा है फेयर में कंप्लीट कर ले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ क्या आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी।